खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। दीपोत्सव पर अयोध्या की खूबसूरती नहीं देखी तो फिर क्या देखा? क्या सरयू और क्या सरयू का किनारा पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह दमक रही है, क्योंकि आज नगरी में राजा राम जो पधारे हैं। निर्मल जल की धारा, सरयू का किनारा, राम की अयोध्या का अद्भुत नजारा। जश्न में डूबा जन्मस्थली सारा। चहुं दिसी जगमग भयारे, अयोध्या में राम पधारे। रोशन नगर हुआ रे। प्रभु राम का अयोध्या आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम में जगह जगह दीपोत्सव का आयोजन हो और उस आयोजन में हम सब सहभागी बन रहे हों। सचमुच इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय। यकीन मानिए, अयोध्या की सुंदरता का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। देखिए तो ऐसा लग रहा है मानो तारे जमीन पर उतर आए हैं। करीब 5.5 लाख दियों से अयोध्या को रोशन किया गया है। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद ये पहली दिवाली है। कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी ने इस दिवाली को ऐतिहासिक बना दिया। ये त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया गया। हर बार की तरह राम की पौड़ी को लाखों दियों से रोशन किया गया। इसके अलावा अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों और घरों के बाहर भी दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी ने इस सफल आयोजन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। अगर आज हम दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए तो इसके पीछे भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का। दिवाली के मौके पर अयोध्या में आयोजित मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत दोपहर 3 बजे से हुई। इसका प्रसारण टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि गए, भगवान राम की पूजा की और 11,000 दियों को जलाया। उसके बाद सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राम, लक्ष्मण और सीता का अयोध्या में स्वागत किया। चूँकि इस बार यूपी सरकार मिशन शक्ति को चला रही है, इसलिए कार्यक्रम में महिलाओं को बढ़ चढ़कर मौका दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज अयोध्या जगमग है। 31 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर की ईंट रखी गई थी। जिसने पहली ईंट रखी थी, आज वो बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं कामेश्वर चौपाल की, जिन्हें नई सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे कयास बिहार की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। रामचंद्र की ये तस्वीर इसी साल 5 अगस्त की है, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 31 साल पहले भी अयोध्या में 1989 में
राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जिसकी पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल के नाम की चर्चा बिहार की सियासत में अब जोरों पर है। ऐसी चर्चा है कि शिलान्यास की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल को बिहार की नई सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे यदि कोई संगठन दायित्व देता है तो उससे मैं भागता भी नहीं रहा हूँ। यदि संगठन का काम है झाड़ू लगाओ तो झाड़ू भी मस्ती से लगाएंगे, और यदि उन्होंने कहा कि नहीं सिपाही की तरह खड़े रहो तो सिपाही की तरह खड़े रहेंगे। राष्ट्र हमारे सामने प्रथम है, और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में यदि हमको कहेगा कि नहीं आप गिलहरी की तरह कुछ डालो तो डालेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के दलित सेवक और बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में नई सरकार में कोई पद मिलने के सवाल पर कामेश्वर ने साफ कहा कि वो पार्टी के सेवक हैं और जो पार्टी कहेगी उसे वे तहे दिल से स्वीकार करेंगे। मैं कार्यकर्ता हूँ, खड़ा हूँ, जो आदेश मिलेगा करेंगे। पद और जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं आप? जो आदेश मिलेगा करेंगे, उसके लिए खड़े हैं। दरअसल कामेश्वर चौपाल बीजेपी के दलित नेता हैं। वह संघ के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। कामेश्वर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इससे बीजेपी का कोर हिंदुत्व वोट बैंक तो मजबूत होगा ही, वहीं इससे दलितों के बीच भी बीजेपी की पैठ बढ़ेगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। और बिहार की 16वीं विधानसभा भंग कर दी गई है। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद असेंबली डिसॉल्व कर दिया गया है। वैसे आज सीएम आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई। रविवार को फिर से एनडीए की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजभवन जाकर नीतीश कुमार ने नई सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल से चर्चा भी की। इससे चंद मिनट पहले नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक भी हुई, जिसमें विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी राजभवन से निकले हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, और इस्तीफा सौंपकर ठीक जो है अपने सीएम आवास में ये प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक की, और कैबिनेट के बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया और इसे पारित हुआ, और इसके साथ ही कैबिनेट जो है इस सरकार का भंग हुआ। उसके बाद कैबिनेट भंग करने के बाद सीधा राज्यपाल के पास वो पहुंचे। राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद ये उन्होंने इस्तीफा सौंपा। वैसे दोपहर को सीएम आवास पर एनडीए की भी अहम बैठक हुई, जिसमें चारों घटक दलों के नेता मौजूद रहे। मीटिंग में नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी, आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी, वीआईपी के मुकेश सहनी और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने शिरकत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को जानकारी दी कि रविवार यानी 15 नवंबर को एनडीए की फिर से अहम बैठक होगी, जिसमें एनडीए के नेता के चयन के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे, चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि एनडीए की औपचारिक बैठक के बाद ही नेता के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें 15 नवंबर को होने वाली एनडीए की बैठक पर टिकी होंगी, जिसके बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता जिसे चाहती है उसे कुर्सी पर काबिज करती है, लेकिन आरजेडी ऐसा नहीं मानता, क्योंकि 2020 के चुनाव के नतीजों के बाद मात खाने वाले आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। आरा में पिछले 2 दिनों से आरजेडी कार्यकर्ता हार के बाद बवाल काट रहे हैं और उस जनादेश को ठेंगा दिखा रहे हैं जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आरा में गुंडों का ये गुस्सा जनादेश के खिलाफ आक्रोश है बिहार चुनाव के नतीजों के खिलाफ।
खींच है हार के खिलाफ। सरेआम सड़क पर लाठी डंडों से लैस ये गुंडे आरजेडी के, जो बिहार का नया जनादेश पचा नहीं पा रहे हैं और अपना गुस्सा उस जनता की पीठ पर निकाल रहे हैं जिन्हें लोकतंत्र में जनार्दन कहा जाता है। देखिए कैसे आरा मोहनिया रोड पर आगजनी की जा रही है, सड़क जाम कर सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, गाड़ियों की रफ्तार पर बेखौफ होकर ब्रेक लगा दी जाती है। जो भी सामने आया उसे लाठी डंडे और बेल्ट से पीटा जाता है, जिसने सवाल किया उसे सरेआम पीटा जाता है। हम इन लोगों को आरजेडी का गुंडा क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क पर बवाल काटने वाले लोगों के हाथ में आरजेडी का बैनर है। हैरानी की बात है कि आरजेडी के कार्यकर्ता उस भोजपुर इलाके में बवाल काट रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, जहां की जनता ने 7 में से 5 सीटें महागठबंधन की झोली में डाली है। 7 में 5 सीटें जीतने के बाद भी आरजेडी के गुंडे जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं, नतीजों में धांधली का आरोप मढ़ रहे हैं। धांधली के खिलाफ आंदोलन तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन धांधली के खिलाफ गुंडागर्दी पहली बार देखने को मिल रही है। आरजेडी के गुंडों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। आरा में आरजेडी के हंगामे पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आरा और सासाराम में और पूरे शाहबाद क्षेत्र में जिस तरह से राजद के गुंडों ने आम जनता को मारा, उस क्षेत्र में जहां पे उनकी भारी विजय हुई है और वहीं के जनता को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आप लोग सबके पास विजुअल्स भी है, वीडियो भी है। तो क्या जनादेश जनता इसलिए देती है क्योंकि जनता मार खाए? और इसी कारण आप सत्ता में आना चाहते हैं। दरअसल पूरे चुनाव के दौरान विकास बनाम जंगल राज का मुद्दा सियासत की जुबान पर रहा। नतीजों ने साफ कर दिया कि बिहार के लोगों के जहन से जंगल राज का खौफ गया नहीं, लिहाजा जनता ने विकास का रास्ता चुना। लेकिन आरजेडी के गुंडे नतीजों को पचा नहीं पा रहे हैं। जो भी घटना हुई आरा साहबाद में, उसके प्रति चुप्पी क्यों? क्या लोकतंत्र में ऐसी अवधारणा को भी कोई मजबूत करता है? इस सवाल पर तमाम तरह की चुप्पी इस बात का संकेत है कि समाज के अंदर में हलचल मचाने की जो बीमारी रही है, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति रही है, कहीं न कहीं उसको पोषित करना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आज के दौर में महत्वपूर्ण है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और जो आपने पात्रता बिहार के अंदर सिद्ध किया, तो राजनीति के लंपटीकरण के पर्याय बनना चाहते हैं क्या? यकीनन सड़कों पर आगजनी और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें साबित करती है कि इन लोगों को लोकतंत्र में जरा भी आस्था नहीं है। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। ये गुंडागर्दी सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि पक्ष में जनादेश नहीं आएगा तो सड़कों पर क्या हंगामा करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जनादेश नहीं आएगा पक्ष में तो क्या सड़कों पर हंगामा करना जायज है? आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को आखिर क्यों पीटा, वो भी उस जगह पर जहां उनको ज्यादा सीटें मिली है गड़बड़ी की शिकायत के बदले? आखिर डंडे से क्यों डंडा लेकर निकले? आरजेडी जंगल राज की छवि से बाहर नहीं निकल पाया है क्या अभी तक? क्या विरोध का तरीका सिर्फ गुंडागर्दी है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं इस तस्वीरों को देखकर, इस घटनाक्रम को लेकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला